हेलो एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो ट्यूटोरियल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से नाउन ही डिस्कस करेंगे। दिस इज सेकंड पार्ट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी ज़रूर देखें और उसके बाद आप इस पार्ट को देखें। पहले आप पार्ट 1 देखें अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, और उसके बाद पार्ट 2 को स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में, और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे, जो नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं एरर फाइंड करते समय। जिन रूल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है उन सभी रूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि कॉमन नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ मैस्कुलाइन जेंडर इन द सेंटेंसेस। आप देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड दिखता है जो कॉमन नाउन है और उसके जेंडर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि वो मैस्कुलाइन जेंडर है या फिर फेमिनाइन जेंडर है या फिर न्यूट्रल जेंडर है, राइट, आपको जेंडर की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उस टाइम पे आप मैस्कुलाइन जेंडर वहां पर लगा देते हैं। आप उसे एज अ मैस्कुलाइन मानकर चलते हैं और उसके द्वारा आप उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब जो कॉमन नाउन होते हैं आपके, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कॉमन नाउन होते हैं आपके जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, राइट, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया। इस तरह के जो आपके नाउन हैं ये कॉमन नाउन होते हैं, राइट। एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अ स्टूडेंट इज शाउटिंग फॉर स्टीफन इन द क्लास। देखिए, जब आपने यहां कहा था आ स्टूडेंट, अब यहां पर आपको तो इंफॉर्मेशन नहीं थी कि स्टूडेंट जो है वो फीमेल है या फिर मेल है। ओके, जब आपको यहां तक इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके बाद आपको जब आप यहां पर आए तो आपको पता चला कि यहां पर हिज लगा हुआ है। अगर आपको कभी सेंटेंस दिया जाए और आपको यहां पर हिज या हर में से एक चयन करना हो तो आप हमेशा हिज का यूज करेंगे, क्योंकि जब भी आपको किसी जेंडर का पता नहीं होता और वो कॉमन नाउन होता है तो वहां पर आप मैस्कुलाइन जेंडर को लेकर चलते हैं, तो आपको वहां पर मैस्कुलाइन जेंडर का यूज करना होता है। तो इसी वजह से यहां पर हिज लगा हुआ है, क्योंकि यहां तक जब आ स्टूडेंट बोला यहां तक जेंडर क्लियर नहीं था। जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो आप मैस्कुलाइन जेंडर का यूज कर लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, अ लॉयर इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू सेव यू। अब यहां तक जब आपने देखा अ लॉयर, जब आपने लॉयर कहा तो लॉयर के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी कि लॉयर जो है वो फीमेल है या फिर मेल है, राइट। जब आपने अ लॉयर कहा था यहां तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब आप यहां पर आए, यहां पर हिज लगा हुआ है, तो हिज के द्वारा यहां पर दर्शाया गया है कि वो जो जेंडर है वो मेल है। अगर नहीं भी होता आप फिर भी यहां पर हिज का यूज ही करते, राइट, क्योंकि मैस्कुलाइन जेंडर आपको फॉलो करना होता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट रूल देखते हैं, वी हैव टू यूज न्यूट्रल जेंडर विद कलेक्टिव नाउन। तो देखिए, जब भी हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हमें कलेक्टिव नाउन के साथ न्यूट्रल जेंडर का यूज करना होता है। एक तो होता है मैस्कुलाइन जेंडर, एक होता है फेमिनाइन जेंडर, एक होता है न्यूट्रल जेंडर, राइट। जो फीमेल के लिए जेंडर लगाया जाता है वो होता है फेमिनाइन, जो मेल पर्सनैलिटी के लगाया जाता है वो होता है मैस्कुलाइन, राइट। और जो न्यूट्रल जेंडर होता है वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, राइट, एनिमल्स के लिए। और यहां पर कलेक्टिव नाउन के साथ भी आप न्यूट्रल जेंडर का ही यूज करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा न्यूट्रल जेंडर का ही यूज होता है। ओके, सेंटेंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। शीतल हैड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड शी हैड अ मेड फॉर इट्स मेंटेनेंस। अब यहां पर शीतल ने एक मेड हायर की फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के लिए, जो बर्ड्स का एक ग्रुप था, राइट, उनके लिए उसने एक मेड हायर की। अब यहां पर जो इट्स लगा हुआ है, ये जो इट्स लगा हुआ है ये शीतल के लिए नहीं है, ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के लिए है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के लिए उसने क्या किया, एक मेड हायर की। तो यहां पर जो इट्स लगा हुआ है ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के लिए लगा हुआ है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ हमने अभी पढ़ा है कि न्यूट्रल जेंडर का यूज होता है। इसी तरह से अ कोर ऑफ सिंगर्स इज प्रिपेयरिंग इट्स सॉन्ग फॉर दिस परफॉर्मेंस, राइट। अब यहां पर जब आपने कोर ऑफ सिंगर लिखा तो यहां पर भी आप कलेक्टिव नाउन के बारे में ही बात कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन के साथ आपको पता है कि न्यूट्रल जेंडर का यूज होता है, तो इस वजह से यहां पर इट्स का यूज हुआ है, राइट।
जब भी आप कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे तो आपको वहां पर न्यूट्रल जेंडर का ही यूज करना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल देखते हैं। कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेंटेंसेस। जब आप कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी यूज किए जा सकते हैं, प्लूरल भी यूज किए जा सकते हैं, यानी एक वचन भी यूज किए जाते हैं, ओके, और बहुवचन भी यूज किए जाते हैं। बहुवचन, आपको इन सभी चीजों के बारे में पता होगा, एक वचन और बहुवचन के बारे में, राइट। एक वचन के साथ भी यूज किया जाता है और बहुवचन में भी यूज किए जाते हैं कलेक्टिव नाउन, ओके। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द जूरी हैज टेकन दिस डिसीजन अनोनिमसली, राइट। तो जूरी है, जो पंच हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया अनोनिमसली, यानी एक मत होके, राइट। जब यहां पर एक मत कोई डिसीजन लिया गया है, कोई जूरी एक ही बात को डिसाइड कर रही है, एक मत होके किसी काम को कर रही है, तो वहां पर जो हम यूज करते हैं उसको एज अ सिंगुलर मानते हैं हम, और इसके हिसाब से ही हमने यहां पर हैज का यूज किया है। अब यहां पर देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड फॉर दिस डिसीजन। अब जो जूरी है, जो पंच हैं, जो संग्रह है लोगों का, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो यहां पर बट गए हैं, डिवाइड हो चुके हैं। अब आप एक बार बताइए, फॉर एग्जाम्पल किसी जूरी में 16 लोग थे, 16 लोग थे, राइट। अब जब यहां पर उन 16 लोगों ने डिसीजन लिया तो वो एक ही जूरी थी, यानी अनोनिमसली लिया, तो एक मत होकर जब उन्होंने डिसीजन लिया तो वो जूरी एक ही थी। लेकिन जब यहां पर जो जूरी थी वो डिवाइड हो चुकी है, यानी 8 पीपल इस साइड, 8 पीपल इस साइड, जो वो डिवाइड हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 2 जूरी बन गई होंगी। भाई पहले जब एक मत होकर उन्होंने डिसीजन लिया है तो एक जूरी थी, अब यहां पर जब डिवाइडेड हो गई है जूरी तो 8 लोग अलग अलग हो गए होंगे, तो इसका मतलब 2 जूरी हो गई होंगी, राइट। तो यहां पर जो ये डिवाइडेड सेंस आया है, इस वजह से हमने यहां पर प्लूरल का यूज किया है, राइट। हमने यहां पर वर लगाया है, ना कि हमने यहां पर वोज लगाया। ये इस वजह से लगाया क्योंकि यहां पर डिवाइडेड सेंस आ रहा था, और हम पढ़ चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर भी यूज किए जा सकते हैं, प्लूरल भी यूज किए जा सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेस आर्टिकल द बिफोर प्रॉपर नाउन दैट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन इन द सेंटेंसेस। देखिए, जब हम किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, अगर हम उससे पहले आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कॉमन नाउन बन जाता है, राइट। कॉमन नाउन किस तरह से बनता है, देखिए सेंटेंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा हुआ भानु इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, राइट। अब यहां पर सचिन तेंदुलकर जो है एक फेमस पर्सनैलिटी है, यहां पर हमने आर्टिकल द लगाया तो ये क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। अब यहां पर जो हम भानु के बारे में बात कर रहे हैं और सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर रहे हैं, हमने जब बोला भानु इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, तो इसका मतलब यह है कि भानु जो है, भानु के अंदर जो क्रिकेट खेलने की क्वालिटी है वो सचिन तेंदुलकर के जैसी क्वालिटी, यानी अच्छी क्रिकेट खेलता है भानु, राइट। हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहां पर सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, राइट। यानी अगर किसी और का नाम लेते, फॉर एग्जांपल हम शाहरुख खान का नाम लेते कि भानु इज द शाहरुख खान ऑफ आवर टीम, तो यहां पर हम एक्टिंग के बारे में सोचते कि वो भानु जो है वो एक्टिंग में अच्छा होगा, इस वजह से हम शाहरुख खान का नाम ले रहे हैं। तो यहां पर जब कहा हमने भानु इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, तो यहां पर क्रिकेट की जो क्वालिटी है भानु के अंदर, वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो इस वजह से हमने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया और हमने यहां पर आर्टिकल द लगाया। इसका मतलब है कि जो भानु है वो हमारे टीम का सचिन तेंदुलकर है, यानी वो क्रिकेट अच्छी खेलता है। तो यहां पर हमने प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द लगाया, तो इस वजह से क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया, राइट। जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिलती है तो वहां पर आप आर्टिकल द लगाकर उसे कॉमन नाउन बना देते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रीति इज द कैटरीना कैफ ऑफ आवर कॉलेज। अब यहां पर कैटरीना कैफ की जो क्वालिटी है, जो डांस करने की क्वालिटी है, एक्टिंग की क्वालिटी है, या फिर ब्यूटी की क्वालिटी है, कोई भी क्वालिटी हो सकती है, वो प्रीति में है। तो यहां पर आर्टिकल द लगाकर हमने उसको क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया, राइट। प्रीति के बारे में बात की गई है, प्रीति की जो क्वालिटी है वो कैटरीना कैफ से मिलती होंगी, डांस में मिलती होगी, एक्टिंग में मिलती होगी, किसी भी चीज में, ब्यूटी में मिलती होगी, तो इस वजह से कैटरीना कैफ के बारे में यहां पर बात की गई है। जब भी आपको किसी फेमस पर्सनैलिटी को कॉमन नाउन बनाना हो तो आप वहां पर आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रल जेंडर का कहां पर यूज होता है, यंग वंस के लिए और स्मॉल एनिमल्स के लिए। जब भी आप स्मॉल एनिमल्स या फिर यंग वंस के लिए बात करेंगे तो वहां पर आपको न्यूट्रल जेंडर का यूज करना होता है।
देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अ बेबी इज प्लेइंग विद इट्स टॉय इन द रूम, राइट। अब बेबी जो है एक न्यूट्रल जेंडर होता है, राइट। जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको आप बेबी बोलते हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हैं, आप न्यूट्रल जेंडर का यूज करते हैं, राइट। तो आपने यहां पर इट्स का यूज किया, हिज और हर का आपने यूज नहीं किया, क्योंकि बेबी का जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं है कहीं ना कहीं, ओके। तो बेबी के लिए आपको यहां पर इट्स लगाना होता है, जो कि यहां पर लगा हुआ। इसी तरह से अ बर्ड वाज कलेक्टिंग ग्रास फॉर इट्स नेट्स। जो छोटी जो बर्ड होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, तो उसके साथ आपने यहां पर फिर से इट्स लगाया, क्योंकि यहां पर आपको न्यूट्रल जेंडर का ही यूज करना होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नॉन लिविंग थिंग प्लस ह्यूमन क्वालिटी। जब आप नॉन लिविंग थिंग के साथ ह्यूमन क्वालिटी को ऐड कर देते हैं, तो वहां पर आप जो जेंडर लगाते हैं वो मैस्कुलाइन भी हो सकता है और फेमिनाइन हो सकता है। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब ह्यूमन क्वालिटी निगेटिव होती है तो वहां पर आपको मैस्कुलाइन जेंडर का यूज करना होता है, और जब ह्यूमन क्वालिटी जो है वो फेमिनाइन होती है तो वहां पर आपको, यानी जो फेमिनाइन नहीं होती, मतलब जो ह्यूमन क्वालिटी पॉजिटिव होती है, तो वहां पर आपको फेमिनाइन जेंडर का यूज करना होता है, राइट। और ये चीज भी आपको याद रखनी है कि जब आप नॉन लिविंग थिंग के साथ ह्यूमन क्वालिटी को ऐड कर देते हैं, तो वहां पर फिर जेंडर जो आपकी ह्यूमन क्वालिटी होती है उसके हिसाब से आपको लगाना होता है। अगर पॉजिटिव क्वालिटी हुई तो फेमिनाइन जेंडर, अगर नेगेटिव क्वालिटी हुई तो फिर मैस्कुलाइन जेंडर, ओके। एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। द ओशियन रोड विद हिज माइट एंड सो रोड द शिप। अब यहां पर जो ओशियन के बारे में बात की गई है, ओशियन के बारे में जो बात की गई, उसने अपना गुस्सा दिखाया, यहां पर जो माइट लिखा हुआ है गुस्सा, राइट, और उसने उसको निगल लिया जो शिप थी, राइट। तो यहां पर एक निगेटिव क्वालिटी के बारे में बात की गई है, तो इस वजह से यहां पर हिज का यूज हुआ है। जो ओशियन थी उसने अपना गुस्सा दिखाया और जो शिप थी उसको निगल लिया, तो एक निगेटिव क्वालिटी है, राइट। तो इसी वजह से यहां पर हिज का यूज हुआ है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, नेचर प्रोवाइड शेल्टर टू हर चिल्ड्रन। अब यहां पर शेल्टर के बारे में बात की जा रही है। शेल्टर का क्या मतलब होता है, केयर करना, किसी को शरण देना, किसी के लिए कुछ करना, किसी को रहने के लिए जगह भी देना, उसे भी बोल देते हैं। तो शेल्टर का मतलब होता है शरण देना। तो एक पॉजिटिव क्वालिटी है, किसी की हेल्प की जा रही है, किसी की केयर की जा रही है, तो इस वजह से यहां पर हर का यूज हुआ है, राइट। अगर यहां पर नेचर वाले में कुछ इस तरह की क्वालिटी होती, कि इस तरह की बात की जाती जो नेगेटिव क्वालिटी होती, तो यहां पर फिर आप हर के स्थान पर हिज का यूज कर सकते थे। आपको याद रखना है कि आप नॉन लिविंग थिंग के साथ जब ह्यूमन क्वालिटी को ऐड कर देते हैं और आपकी ह्यूमन क्वालिटी पॉजिटिव होती है, तो वहां पर फेमिनाइन जेंडर आता है। जब आप नॉन लिविंग थिंग के साथ ह्यूमन क्वालिटी को ऐड कर देते हैं और ह्यूमन क्वालिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो वहां पर मैस्कुलाइन जेंडर आता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ और भी कंडीशन देखते हैं। इंडिकेट सिंगुलैरिटी। अब कुछ इस तरह के वर्ड्स देखते हैं, स्पेशल कंडीशन ऑफ वर्ड्स। कुछ इस तरह के वर्ड्स देखते हैं जो जनरली कंफ्यूजिंग होते हैं, जो कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जामिनेशन में। इंडिकेट सिंगुलैरिटी बट बिहेव एज प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको सिंगुलैरिटी उनके अंदर दिखती है, आपको ऐसा लगता है कि सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिहेव जो करते हैं वो एज अ प्लूरल करते हैं। जैसे पीपल हो गया आपका, कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, चिल्ड्रन, क्लर्जी एंड पुलिस। अब भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको एज ए सिंगुलर लगते हैं, आपको सिंगुलर की तरह लगते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है। साथ ही साथ लुक्स प्लूरल बट बिहेव सिंगुलर। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लगते तो आपको प्लूरल हैं लेकिन एज अ सिंगुलर बिहेव करते हैं। जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, राइट, यहां पर एस लगा हुआ है तो एस के हिसाब से जनरली लोग सोच लेते हैं कि प्लूरल ही होगा, लेकिन प्लूरल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसका। इकोनॉमिक्स, राइट, उसके बाद समन्स जो एक शॉर्ट टर्म नोटिस होता है उसको बोलते हैं समन्स। इनिंग्स हो गया आपका, जो आपके मैच में इनिंग्स होती है। क्रिकेट में जैसा आप क्रिकेट देखते होंगे, एक इनिंग्स, दो इनिंग्स, तो इस तरह से उसी इनिंग्स के बारे में बात की गई है, राइट। इसी तरह से आपका पॉलिटिक्स, न्यूज, ओके, और इस तरह से आपका रिकेट्स। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एज अ प्लूरल दिखते हैं, लेकिन ये सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दीज वर्ड्स कैन बी यूज सिंगुलर फॉर्म ओनली। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। अब आपको कई सारे एग्जामिनेशन में, कई सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी आपको दिखेगा
यहाँ पर जो जैसे सीनरी वर्ड है तो इसको सीनरीज बनाकर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये इनका ध्यान रखिएगा, इन वर्ड्स को आप कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। जिस तरह से ये वर्ड लिखे हुए हैं ये इसी ही तरह से आपको हर जगह नजर आएंगे, और अगर नजर नहीं आते हैं तो आपको उनको ऐसे कंसिडर करना है। अगर इनसे अलग होगा तो उसमें वहां पर कहीं ना कहीं एरर जरूर होगा, राइट। फर्नीचर का फर्नीचर्स बनाकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, राइट। सीनरीज बनाकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पोएट्रीज बनाकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स जो है हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में यूज होते हैं, इनको कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म ओनली। ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। देखिए जैसे सीजर्स है, ये सीजर्स ही रहेगा, सीजर वर्ड कोई नहीं होता है। इसी तरह से बाइनोकुलर्स, ये हमेशा बाइनोकुलर्स ही रहेगा, बाइनोकुलर कोई वर्ड नहीं होता, हमेशा इसमें एस ही लगा होता है, राइट। ये जो सारे वर्ड हैं ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। स्पेक्टिकल्स, हमेशा स्पेक्टिकल्स ही होता है, रिचेज ही होता है, आर्म्स ही होता है, बिलोंगिंग्स ही होता है। अब देखिए कई बार आपको रिचेज में दिक्कत आती है, तो आपको जो रिच होता है वो आपका एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। और रिचेज जो होता है आपका, रिचेज ये सारी चीजें होती हैं जो आपको अमीरी जो इंसान के दर्शाते हैं उसे रिचेज बोलते हैं। तो आपका जो रिच होता है वो तो आपका एडजेक्टिव होता है, लेकिन रिचेज जो है जो अमीरी को दर्शाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिचेज कहते हैं। ये दो अलग अलग चीज हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये जो वर्ड्स हैं जैसे शीप हो गया, डियर हो गया, जब आप इनको यूज करेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ये शीप ही यूज होगा, यानी वर्ड सेम ही रहेगा। आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है, एस लगाने की, एस हटाने की कभी भी जरूरत नहीं है। जो वर्ड आपका है वही रहेगा, और आप इनको सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। दोनों में सेम ही फॉर्म रहेगी, सेम ही वर्ड रहेगा, आपको इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर आपको एस लगाकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, शीप्स हो गया, डियर्स हो गया। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं इनमें आप कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ये इस ही फॉर्म में आपके सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस सिंगुलर वर्ड्स चेंज इन प्लूरल फॉर्म। जब आप इन वर्ड से पहले, जैसे डजन हो गया, स्कोर हो गया, बिलियन हो गया, हंड्रेड्स हो गया, इनसे पहले आप कोई न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसको ऐड कर देते हैं तो ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे प्लूरल बन जाते हैं। जैसे आपने लिखा टू डजन, ओके, जैसे आपने लिखा 2 डजन, ओके, तो आपको इसके आगे एस और लगा देना है, ये 2 डजन्स हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, राइट। अगर आप इनसे पहले कोई इस तरह का वर्ड्स लिख देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, तो उसके बाद वो जो वर्ड हैं वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे 100 मिलियंस, तो आप जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे उसके बाद आप उस वर्ड में एस ऐड कर देंगे और वो वर्ड आपका प्लूरल बन जाएगा, राइट। These words change in meaning after making them plural from singular। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें अगर आप उनमें s ऐड कर देते हैं, अगर आप उनको प्लूरल बना देते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, राइट। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे क्वार्टर होता है, क्वार्टर का क्या मतलब होता है? 1/4। अगर आप क्वार्टर्स लिख देते हैं तो क्वार्टर्स का मतलब आपको पता होगा, एक स्मॉल रूम को आप क्वार्टर्स बोलते हैं, राइट। इसी तरह से मोरल, मोरल आपका एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, लेकिन यहां पर जब आप मोरल्स कर देते हैं तो वो एक एज अ नाउन यूज होता है। इसी तरह से आपका कस्टम हो गया। कस्टम का क्या मतलब होता है? जो रीति रिवाज होते हैं, हैबिट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कस्टम कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कस्टम्स, इसका मतलब होता है टैक्स या फिर कोई डेप्थ, ओके। इसी तरह से फिजिक्स, उससे पहले एयर देखते हैं। एयर का क्या मीनिंग होता है? मिक्सचर ऑफ गैस। गैस के मिक्सचर को क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। इसी तरह से जब एयर्स कहते हैं तो प्राउड मोमेंट यानी घमंड, राइट। कोई इस तरह का बिहेवियर जो बहुत ही ज्यादा घमंडी है उसको क्या कहते हैं? एयर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फिजिक। फिजिक का क्या मतलब होता है? द आर्ट ऑफ हीलिंग, यानी जब अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है तो उसकी मलहम पट्टी वगैरह करना, वो आर्ट ऑफ हीलिंग यानी उसको ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? फिजिक कहते हैं। और जब आप फिजिक्स कहते हैं तो ब्रांच ऑफ साइंसेस, राइट, जो ब्रांच होती हैं साइंस की उनको क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इसी तरह से पीपल, पीपल का क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। और जब पीपल्स कहते हैं अ सिटीजन्स ऑफ नेशन, जो नेशन के सिटीजन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? पीपल्स कहते हैं।
राइट। तो आप इन सभी को याद रखें। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करें। ओके, इन सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करें और पता लगाएं कि आपने कितना सीखा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको कोई भी अलग और भी इशू आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जहां पर भी आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोई भी इशू आता है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।